नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें ये छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास का 9वां वीडियो है। ठीक है, ये 90 नंबर का वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं। चलिए बिना टाइम को देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाण वंश, पांडु वंश तथा बाण वंश। इससे पहले हम लोग क्षेत्रीय राजवंश को शुरू किए हैं कल पिछले क्लास में, है ना। तो पिछले क्लास में जितने भी वीडियो आपको अपलोड किए जा चुके हैं पिछले क्लास से पहले, उस सभी को देखिए। उसके बाद ये हमारा प्राचीन छत्तीसगढ़ इतिहास का अंतिम वीडियो होगा। ठीक है, अर्थात कुल टोटल वीडियो जो है 9 में पूरे प्राचीन छत्तीसगढ़ खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार कंटिन्यू मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का भी आएगा। उसके बाद आधुनिक छत्तीसगढ़ का भी वीडियो आएगा। तो बने रहिए। पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ इतिहास से, उन सभी तथ्यों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और बाहर का कोई नहीं, इससे बाहर का नहीं आने के बहुत कम ही चांस रहते हैं, इससे बाहर के आने के। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे किसको, इस पांडु वंश को। ठीक है, तो सबसे पहले पांडु वंश की वंशावली को देख लेते हैं। पांडु वंश को पढ़ने से पहले उसके शासकों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उनके बारे में कहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं और उन सभी की वंशावली क्या रही है, अर्थात किस शासक के बाद किनका क्रम आया है। एक नज़र उसके क्रम में हम लोग डाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आया था कौन, जैसे कि ये पांडु वंश। ठीक है, ये पांडु वंश को हम लोग शुरू कर रहे हैं। पांडु वंश के बाद जब पांडु वंश चला तो पांडु वंश को किसने शुरुआत किया। मैंने आपको कल बताया था कि हमारा जो शासक था, अंतिम में शासक हम लोग क्या पढ़े थे, सरबपुरी वंश। तो जो सरबपुरी वंश था उसी का अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय को मार करके कौन, ये जो पांडु वंश का जो इंद्रबल है, इंद्रबल ने सरबपुरी वंश का अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय को मार करके पांडु वंश की नींव रखी थी। तो सरबपुरी राजवंशों के बाद इनका क्रम आया। ठीक है, पांडु वंश का वंश आया। उसके बाद उन्हीं ने ही क्या किया था, इंद्रबल ने ही क्या किया था, इस पांडु वंश की नींव रखी थी और अपने पिता उदयन को क्या किया, राजगद्दी पर बैठाया। देखिए दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई जो शत्रु है, कोई राजा है, वह उस क्षेत्र को जीत जाता है तो वह स्वयं राजा बने। ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। ठीक है, वो क्या करता है, अपने पिता को पहले जगह देता है। ठीक है, या कई लोग तो अपने पिता को मार कर ही बन जाते हैं, बहुत सारे ऐसे शासक हैं। लेकिन इसने क्या किया था, उदयन को पहले शासक बनाया था, जो कि इस वंश का क्या कहलाता है, आदि पुरुष कहलाता है। ठीक है, इस वंश का आदि पुरुष कहलाता है, अर्थात यह सबसे बड़ा था, बुजुर्ग हो चुका था, वैसे भी 2-4 साल में मरने वाला था। इसलिए उसने क्या किया, प्रवरराज द्वितीय को मार करके पांडु वंश की नींव रखी और सबसे पहले उदयन को क्या करवा दिया, शासक बना दिया। उसके बाद स्वयं बना। ठीक है, जब उनके पिता मर गए 2-4 साल में, तो इंद्रबल क्या बना, स्वयं वहाँ का शासक बन गया। ठीक है, उसके बाद इस इंद्रबल के ही 4 पुत्र हुए थे। ध्यान से देखिएगा, इंद्रबल के ही 4 पुत्र हुए थे। अगर यहाँ पर चमक रहा होगा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने के प्रयास कीजिएगा। वैसे दिख तो रहा होगा, लेकिन कभी कभी क्या है, उजाला आ जाता है लाइट का, तो इससे नहीं भी दिखता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप सुनने की कोशिश कीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो इनके 4 पुत्र थे। पहले का नाम था क्या, नन्नराज फर्स्ट, नन्नराज नाम था, नन्नराज प्रथम। फिर उसके बाद उसके अगला पुत्र का नाम था सुदेवराज। ठीक है, ये वो सुदेवराज नहीं है, ये इंद्रबल का पुत्र वाला सुदेवराज है। फिर एक का नाम है ईशान देव। ठीक है, ये वही ईशान देव है जो खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनाया है। और इसके बाद है एक रणकेसरी। ठीक है, रणकेसरी, इसी को भौदत्त रणकेसरी भी कहते हैं। ठीक है, तो नन्नराज, ये इंद्रबल शासक बना। सबसे पहले तो उदयन बना, फिर इंद्रबल बना, उसके बाद नन्नराज फर्स्ट। फिर नन्नराज का ही एक पुत्र हुआ था। ठीक है, नन्नराज का देखिए दोस्तों, एक्चुअल में जो नन्नराज है उनका क्या हुआ, कोई पुत्र नहीं हो रहा था, कोई पुत्र एक्चुअल में नहीं हो रहा था। तो उसने महाशिव तीवर देव को, जिसने सकल कौशलाधिपति की भी उपाधि धारण की थी, उसी तीवर देव को क्या किया था, इसने गोद लिया था। ठीक है, तीवर देव को गोद लिया था। लेकिन तीवर देव को गोद लेने के बाद कुछ सालों के पश्चात, ठीक है, क्या हुआ, चंद्रगुप्त, एक चंद्रगुप्त नामक
उसका बच्चे का जन्म हो गया। अर्थात किसका बच्चा हुआ, इस नन्नराज फर्स्ट का क्या हो गया, बाद में एक बच्चा हो गया, इसका एक पुत्र हो गया जिसका नाम रखा इसने चंद्रगुप्त। लेकिन उसने शासन की बागडोर जो है तीवरदेव को संभाली थी, ठीक है, संभालने के लिए बोला था, क्योंकि ये बड़ा था और इसको गोद ले लिया था। उसके बाद ये हो गया, ये तो छोटा था उस समय। फिर तीवरदेव का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था नन्नराज द्वितीय था, ठीक है। उसके बाद इस नन्नराज का अल्पवयस्क में ही मृत्यु हो गया। इसके पश्चात इसके चाचा जो है शासक बन गए, ठीक है, इसके चाचा शासक बन गए, अर्थात कौन, चंद्रगुप्त। इस चंद्रगुप्त का कालांतर में क्या हुआ, एक बेटा हुआ जिसका नाम है हर्षगुप्त, ठीक है, हर्षगुप्त। आप लोग उधर भी भारत के वंशों में जब पढ़ते हैं तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश में हर्षवर्धन का नाम सुनते होंगे, जिसके समय में कौन आया था, तो वेनसंग आया था 639 ईस्वी में, ठीक है। तो वो हर्षवर्धन अलग है और ये हर्षगुप्त है, ठीक है, चंद्रगुप्त का पुत्र हर्षगुप्त। और इसी हर्षगुप्त का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन इसका पुत्र हुआ, ठीक है। तो ये इनकी वंशावली है, पांडु वंशों की क्या है ये वंशावली है। सबसे पहले तो इंद्रबल ने पांडु वंश की नींव रखी और अपने पिता को सबसे पहले शासक बनाया, वो आदि पुरुष था। उसके बाद खुद इंद्रबल बना। इंद्रबल के 4 पुत्र थे, नन्नराज फर्स्ट, सुदेवराज, ईशान देव, रणकेसरी, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ा पुत्र था नन्नराज, इसलिए ये शासक की बागडोर संभाला। इसके बाद तीवरदेव बना, क्योंकि ये इसका बड़ा पुत्र था, अर्थात गोद लिया हुआ, हालांकि पुत्र था लेकिन बड़ा पुत्र तो वही था। उसके बाद नन्नराज द्वितीय हुआ, उसका पुत्र। फिर नन्नराज द्वितीय का कोई पुत्र ना होने के कारण इसके चाचा अर्थात तीवरदेव के भाई चंद्रगुप्त ये शासक बने। उसके बाद इसके बेटे हर्षगुप्त, फिर महाशिवगुप्त बालार्जुन बने, ठीक है। ये इनकी वंशावली है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सभी वंशों को क्रम से, ठीक है, सभी वंशों को हम लोग क्रम से पढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी राजधानी क्या थी। तो देखिए दोस्तों, चूँकि आप लोग पढ़ते हो क्या पांडु वंश में महाशिवगुप्त बालार्जुन को, और पूरे प्राचीन छत्तीसगढ़ इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को कहा जाता है। चूँकि इन्होंने सिरपुर में बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए थे, ठीक है, इसलिए भी कहीं कहीं पर इनको अच्छा शासक माना जाता है। इसके वजह से भी स्वर्ण काल कहा जाता है और इनके द्वारा बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया, अर्थात सभी क्षेत्रों में विकास किया गया इसके लिए, ठीक है। और स्पेशली कहाँ, सिरपुर। तो राजधानी कौन सी थी, सिरपुर थी, ठीक है, सिरपुर थी। और ये जो है 5वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने क्या किया था, शासन को शुरू किया था, ठीक है। इसने मतलब इस पूरे पांडु वंश की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में तो स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो देखिए, ये इनके बारे में हो गया कुछ, ठीक है, और ये हो गई इनकी वंशावली। अब हम लोग सभी शासकों को एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है तो उनसे संबंधित सभी फैक्टों को याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उद्यान। इस उद्यान के बारे में आप लोग देखिएगा, सुनिएगा। इसके बारे में है, सबसे पहले है क्या, उद्यान क्या है, तो ये आदि पुरुष माना जाता है अपने वंश का, ठीक है, आदि पुरुष माना जाता है, ठीक है। और ये क्या था, ये संस्थापक तो नहीं था लेकिन प्रथम शासक इसी को माना जाता है, ठीक है। क्या है ये, प्रथम शासक यही था, क्योंकि इंद्रबल इसका पुत्र जो है, इंद्रबल, उसने क्या किया था, उसने वंश को रखा था। पांडु वंश का नींव किसने रखा था, इंद्रबल ने रखा था। और इंद्रबल ने स्वयं शासक ना बनकर अपने पिता को बनाया था, इसलिए पहला शासक कौन था, ये था, उद्यान था, ठीक है, उद्यान। उसके बाद उद्यान प्रथम शासक था, आदि पुरुष है। इसका उद्यान का उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है, उद्यान के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलता है, तो कालिंजर अभिलेख से हमको इसके बारे में पता चलता है। कालिंजर अभिलेख से इसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो सभी फैक्टों को आप लोग पढ़ते रहिए और इसको अपने कॉपी में बिल्कुल नोट्स बनाइएगा। अभी तो ये हमारा प्राचीन छत्तीसगढ़ इतिहास का ये अंतिम वीडियो है, ठीक है। इसके बाद हो सके तो एक वीडियो और आएगा और उसके बाद हम लोग MCQ करेंगे। जब MCQ करेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और इससे संबंधित जितने भी डाउट हैं वो
कमेंट में आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आ जाते हैं अगला शासक इंद्रबल। इंद्रबल के बारे में देखते हैं। इंद्रबल के बारे में बहुत सारे जानकारी हैं, ठीक है। इंद्रबल के कितने पुत्र थे? तो इनके 4 पुत्र थे, ठीक है। इनके 4 पुत्र थे, ठीक है। एक कौन था? एक तो था नन्नराज फर्स्ट, ठीक है। यही क्या बना? अगला शासक बना, अर्थात उत्तराधिकारी यही बना। इसके बाद इसका एक पुत्र था जिसका नाम था ईशान देव। ईशान देव ने खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनवाया था। खिरात का लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? तो ईशान देव ने बनवाया था। ईशान देव कौन था? तो इंद्रबल का पुत्र था, ठीक है। इसके 4 पुत्रों में से एक पुत्र कौन था? ईशान देव था। इसने ही खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनवाया था। देखिए दोस्तों, ये खरौद बहुत ही प्राचीन है, ठीक है। जिसने क्या करवाया था? खरौद में ही, खरौद को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। इसका उल्लेख जो है हमारे उसमें रामायण काल में भी मिलता है, ठीक है। और किस में मिलता है? इसके अलावा महाभारत काल में भी मिलता है। खल्लारी, ठीक है, खल्लारी से संबंधित है ये। खल्लारी तो अलग है, महासमुंद में आता है। ये खरौद जो है जांजगीर चांपा में पड़ता है। रामायण काल से संबंधित है, सबरी आश्रम, ठीक है, पढ़े थे आप लोग। तो खरौद में इसने बनवाया था लक्ष्मणेश्वर मंदिर। देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी ये स्वर आता है वहाँ पर मानिएगा यहाँ पर शिव मंदिर है ये, ठीक है। अर्थात यहाँ पर शिवलिंग का क्या है? यहाँ पर शिवलिंग जो है स्थापित है, अर्थात यह एक शिव मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है। उसके बाद देखते हैं इस खरौद मंदिर को, खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर को लाखा चाउर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लाखा चाउर मंदिर, ठीक है, लाखा चाउर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें 1.25 लाख छिद्र हैं, 1.25 लाख छिद्र है। अर्थात जो शिवलिंग है, शिव जो लिंग है उसमें क्या है? 1.25 लाख छिद्र है। ऐसा माना जाता है कि 1.25 लाख चावल चढ़ाने से यहाँ पर मन्नतें जो है पूरी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो ये इंद्रबल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंद्रबल, ठीक है, इंद्रबल इसने क्या किया था? एक इंद्रपुरी नामक शहर बसाया था। इंद्रपुरी नामक शहर बसाया था। इसी इंद्रपुरी को ही क्या कहा जाता है? खरौद कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इंद्रपुरी नामक जगह जो है वह वर्तमान में खरौद के नाम से जाना जाता है। और खरौद को छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो खरौद प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसके बारे में हो गया। इसके बाद देखिए इंद्रबल से संबंधित एक और कौन सा वंश है बोलेगा? तो इंद्रबल से और संबंधित कौन सा वंश है? तो देखिए, चूँकि सरभपुरी वंश का अंतिम शासक को मार करके कौन आया है? इंद्रबल आया है और पांडु वंश की नींव रखा है। इसलिए जो इंद्रबल है वह सरभपुरी वंश से भी संबंधित है। अर्थात सरभपुरी वंश मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सरभपुरी वंश की एक राजकुमारी जिसका नाम है लोक प्रकाशा, इसी से ही विवाह किया था। लोक प्रकाशा से विवाह किया था इसी ने ही, ठीक है। राजकुमारी लोक प्रकाशा ये कौन से वंश की थी? तो सरभपुरी वंश की थी। सरभपुरी वंश की थी लोक प्रकाशा। इसी से ही विवाह किया था किसने? इंद्रबल ने विवाह किया था, ठीक है। अर्थात इंद्रबल जो है सरभपुरी वंश का क्या हो गया था? दामाद बन गया था। लेकिन अपने ससुराल के ही क्या अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके इसने पांडु वंश की नींव रखी थी, ठीक है। तो ये सभी जो है इंद्रबल है। हाँ, इससे संबंधित एक फैक्ट और है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? जैसे कि इसके पिता उदयन का उल्लेख कहाँ मिलता है? हमको कालिंजर अभिलेख में मिलता है। उसी प्रकार इंद्रबल का उल्लेख मिलता है हमको कौवाताल अभिलेख में। कौवाताल अभिलेख में हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। कौवाताल अभिलेख में हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। और मैं समझ लो मैं आपको पूछूं कि ईशान देव की जानकारी कहाँ से मिलती है? ईशान देव, कौन ईशान देव? जो इसका पुत्र था, ठीक है, 3रे नंबर का पुत्र था जिसने खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनवाया था। इसका उल्लेख कहाँ से मिलेगा बोलूँगा तो इसका उल्लेख मिलता है खरौद से। देखिए, जैसे कि कोई मंदिर का स्थापित करता है तो वहाँ पर कुछ शिलालेख, कोई अभिलेख, कोई
शैल चित्र कुछ भी ना कुछ छोड़ देता है, ताम्रपत्र लिखवाता है उसके बारे में, या अपने प्रशंसा करवाने के लिए कुछ ना कुछ प्रशस्ति प्रमाण पत्र वगैरह लिखवाता ही है। तो जो जहाँ पर मंदिर बनवाएगा उसका साक्ष्य लगभग वहीं पर ही मिलता है, ऐसे आप लोगों को समझना है। और ऐसा ही है, ठीक है, जैसे कि इंद्रबल ने खरौद कौवाताल से अभिलेख मिला है उसका, कौवाताल, और ईशान देव को खरौद से मिला है, ये कालिंजर अभिलेख से ये है संबंधित है उद्यान, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद अगला जो शासक है, इसके बाद नन्नराज प्रथम का पुत्र कौन था, गोद लिया हुआ वाला पुत्र कौन था, तो तिवरदेव था। कौन था? तिवरदेव, ठीक है, तिवरदेव। सॉरी, नन्नराज के बारे में भी पढ़ना है, तो नन्नराज फर्स्ट, ये नन्नराज प्रथम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस नन्नराज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, मैंने आपको जब इंद्रबल के बारे में बता रहा था, वंशावली के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको क्या बोला था, जो इंद्रबल है, नन्नराज है, उसकी लंबी अवधि तक का उसका कोई संतान नहीं हो रहा था, ठीक है, लंबी अवधि तक का कोई संतान नहीं हो रहा था, इसलिए उसने तिवरदेव को क्या किया था, गोद लिया था। इसके बाद लंबी अवधि के बाद इसका एक पुत्र भी हो गया, चंद्रगुप्त, ठीक है। तो फिर चंद्रगुप्त छोटा था, लेकिन तिवरदेव तो बड़ा था, इसलिए पूरा उत्तराधिकारी कौन बना, तिवरदेव बना, ठीक है। तो इस नन्नराज के बारे में पढ़ते हैं, ये इसका बड़ा पुत्र था किसका, इंद्रबल का। अगला शासक इंद्रबल का उत्तराधिकारी कौन बना, नन्नराज बना। लेकिन इंद्रबल के तो और तीन पुत्र थे, तो इसने क्या किया, अपने तीनों भाइयों को सर्वाधिकर्ता के रूप में, तीनों भाइयों को जगहों को बांट दिया, ठीक है, जगहों को बांट दिया कहने का मतलब है तीनों को क्या कर दिया, बड़े बड़े पदों पर क्या कर दिया, आसीन कर दिया, ठीक है, जिससे कोई भी क्या करे, हमला ना करे, या फिर कोई दबाव ना डाले इसके ऊपर, या कोई विद्रोह ना करे। इसलिए इन तीनों भाइयों को जगहों को बांट दिया, अर्थात अपने क्षेत्रों को इसने क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। जिस प्रकार हुमायूं कर देता है अपने चारों भाइयों को, ठीक है, इसी प्रकार नन्नराज फर्स्ट ने, ठीक है। अब देखिए, इसका पुत्र हुआ कौन, इसका पुत्र था कौन, तिवरदेव, हालांकि गोद लिया वाला पुत्र था, प्लस कौन था, चंद्रगुप्त छोटा पुत्र था, बाद में हुआ, और तिवरदेव को तो इसने गोद ही लिया था, ठीक है। तो अगला शासक कौन बना, तो तिवरदेव बना। अगला शासक कौन बना, तो तिवरदेव बना। तो हम लोग पढ़ते हैं तिवरदेव के बारे में। तिवरदेव से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं। ये सीधा पूछते हैं सकल कौशलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी, तो तिवरदेव को जाना जाता है, ठीक है। तिवरदेव कैसा शासक था, तो तिवरदेव जो है प्रतापी, कुशल एवं साम्राज्य विस्तार करने वाला शासक था, ठीक है। ये जो है साम्राज्य विस्तार करने में अधिक योजना बनाता था, एक कुशल प्रशासक भी था और एक प्रतापी शासक भी था, अर्थात उसके सामने में जो आते थे उसको केवल अपने फ़ायदे के लिए के रूप में ही सोचता था, ऐसा टाइप का भी माना जा सकता है इसको, क्योंकि इसने जितने भी काम किए हैं उसमें इसका हित छुपा रहता है, ऐसा ही काम किया है, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसा है, इसका मतलब ये है नहीं कि ये बेकार शासक है, क्योंकि इसका जो प्रमाण मिलता है उससे हम लोग इसके बारे में तारीफ सुनते हैं बहुत। इसका मतलब ये कुशल प्रशासक के साथ साथ प्रतापी एवं साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से देखने वाला भी शासक था ये, ठीक है। इसके बारे में और देखते हैं, इसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करता है, सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करता है, अर्थात सकल कौशला, सभी कौशल का एक समझ लो पिता या उसका एक राजा के रूप में किसको मानता है, स्वयं को मानता है, ठीक है। सकल कौशलाधिपति के रूप में इसने क्या किया था, शासन किया था। और इनका जो काल है वो पांडु वंश का उत्कर्ष का काल कहा जाता है, पांडु वंश का उत्कर्ष का काल कहा जाता है। किसके पांडु वंश का उत्कर्ष का काल कहा जाता है, किसको, तो तिवरदेव को कहा
जाता है। ठीक है, पांडु वंश का उत्कर्ष का काल कहा जाता है किसका? तीवरदेव के काल को। प्रतापी शासक था, कुशल था, साम्राज्य सकल कौशलाधिपति को उपाधि धारण किया था। पांडु वंश उत्कर्ष का काल कहा जाता है। इसके 3 ताम्र पत्र मिले हैं, राजिम, बालोद और बोंडा। राजिम, बालोद और बोंडा नामक स्थान से 3 ताम्रपत्र इनके मिले हैं। ठीक है, राजिम, बोंडा और बालोद तीनों जगह याद रहेगा। सबसे प्रतापी शासक, सकल कौशलाधिपति को उपाधि धारण, पांडु वंश का उत्कर्ष का काल, 3 ताम्रपत्र, राजिम, बालोद एवं बोंडा नामक स्थान से क्या मिले हैं? इसके 3 ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला शासक। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग शासक कौन है। अब मैं आपको वंशावली में क्या बताया था? तीवरदेव। तीवरदेव के पश्चात इसका एक पुत्र हुआ था नन्नराज द्वितीय। इसने क्या नाम रखा था उसका? तो नन्नराज द्वितीय नाम रखा था। इस नन्नराज द्वितीय का कोई पुत्र नहीं हुआ। इसके बाद इसके चाचा शासक बन गए, ऐसे करके मैंने आपको बताया था, याद करिए। तो तीवरदेव के पश्चात कौन शासक बना? तो नन्नराज द्वितीय। नन्नराज द्वितीय जब शासक बना तो इसके बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसके बारे में सिर्फ 2-3 चीज़ें ही हैं। सबसे पहले तो इसका ताम्रपत्र को याद रखिएगा। ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? तो अड़भार से मिला है। अड़भार कहाँ है? तो जांजगीर चांपा में है। ठीक है, अड़भार कहाँ है? जांजगीर चांपा में है। ताम्रपत्र मिला है और इसका कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसके चाचा या कका बोल लो। ठीक है, इसके कका चंद्रगुप्त क्या किया? अगला शासक बना। ठीक है, इसने एक उपाधि धारण की थी, जैसे कि इसके पिता ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। उसी प्रकार नन्नराज द्वितीय ने कौन सा? कौशल मंडलाधिपति। कौशल, ये सकल कौशलाधिपति, ये कौशल मंडलाधिपति। ठीक है, कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण किया था। कौन? नन्नराज द्वितीय। ठीक है, नन्नराज द्वितीय के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल अड़भार, जांजगीर चांपा के अड़भार से क्या मिला है? इनका ताम्रपत्र मिला है। कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इनका कोई पुत्र नहीं था, इस कारण इसके चाचा, जो कि उस समय क्या हुए थे? बहुत प्रसिद्ध हुए थे चंद्रगुप्त के नाम से। ठीक है, इनका कोई और पर्सनल नाम रहा होगा, लेकिन हम लोगों को मिलता तो चंद्रगुप्त ही है। ये वो चंद्रगुप्त नहीं है, बाकी और कई वंशों में भी चंद्रगुप्त नाम देखने को मिलता है, लेकिन ये पांडु वंश का चंद्रगुप्त है। ठीक है, तो इनके चाचा चंद्रगुप्त इसके बाद शासक बने। इसका कोई पुत्र नहीं था। तो अगला शासक देते हैं हम लोग कौन? चंद्रगुप्त। इस चंद्रगुप्त के बारे में ज़्यादा कुछ उल्लेख नहीं है, बस इसके बारे में ये पता चलता है कि सिरपुर अभिलेख, जो कि किसका है? महाशिवगुप्त बालार्जुन का है। उसी ने ही सिरपुर अभिलेख में उल्लेखित करवाया है कि ये जो चंद्रगुप्त है वह मेरा कौन था? तो दादा था, और मेरा दादा बहुत ही क्या था? अच्छा शासक था, कुशल प्रशासक था, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बस इसके बारे में और कुछ जानकारी नहीं है। इसका पुत्र कौन हो गया? तो इसका पुत्र हो गया हर्षगुप्त। ठीक है, हर्षगुप्त के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, हर्षगुप्त, इसके बारे में पढ़ते हैं और क्या क्या जानकारी इससे मिलती है हम लोग उसको देखते हैं। सर्वप्रथम तो इसने मोखरी वंश की राजकुमारी जिसका नाम क्या है? वसाटा देवी से क्या किया था? विवाह किया था। ठीक है, मोखरी वंश की राजकुमारी वसाटा देवी से विवाह किया था। ये जो है मोखरी वंश कहाँ? ऊपर उत्तर प्रदेश साइड में मोखरी वंश का शासन था पहले। ठीक है, मोखरी वंश का उस समय शासक चल रहा था सूर्यवर्मा शासक चल रहा था उस समय मोखरी वंश में। उसी की पुत्री थी। ठीक है, उसी की पुत्री थी ये वसाटा देवी। इसी से इसने क्या किया था? विवाह करवाया था। अर्थात पांडु वंश जो है मोखरी वंश का समकालीन कहा जाएगा। देखो, समकालीनों में होता क्या है कि जैसे यहाँ ये ए शासक चल रहा है, उसी के समकालीन में भारत में कोई दूसरा शासक चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे के समकालीन कहे जाते हैं, एक दूसरे के समकालीन कहला जाते हैं। ठीक है, तो सूर्यवर्मा मोखरी वंश का राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वसाटा देवी से विवाह किया था किसने? हर्षगुप्त। ठीक है, अल्प आयु में इनका क्या हो गया? अल्प आयु में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, अर्थात देहांत हो गया। तो इनकी याद में क्या करवाया था? इसकी
इसकी पत्नी अर्थात वसाटन देवी ने सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और इसी सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को विष्णु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर लाल ईंटों से बना नागर शैली का ऐसा मंदिर है जो कि प्राचीन भारत में एकदम, मतलब प्राचीन छत्तीसगढ़ का एकदम ज़बरदस्त वो समझ लो शैली मानी जाती थी उस समय। और वैसा मंदिर उसके समय में और कोई दूसरा नहीं बना था उसके लेवल का, इसलिए ये कैसा मंदिर था, बहुत प्राचीन जो छत्तीसगढ़ है उसको जानकारी का भी बहुत बढ़िया स्रोत है। ठीक है, और ये जो है प्राचीन कला का एक अद्वितीय उदाहरण माना जा सकता है, कहा जाए तो। ठीक है, ऐसा अद्वितीय उदाहरण कि उसके लेवल में और उस समय और कोई नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, तो नागर शैली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं और महर्षिगुप्त बालार्जुन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण महर्षिगुप्त बालार्जुन की माता वसाटा देवी, जो कि मौखरी वंश की सूर्यवर्मा की पुत्री थी, उसने शुरू किया था। हर्षवर्धन की याद में किया था, उसकी याद को चिर स्थायी बनाने के लिए उसकी याद में किया था। लेकिन पूर्ण इसने किया, महर्षिगुप्त बालार्जुन ने इस सिरपुर के मंदिर को पूर्ण इसने किया था। ठीक है, महर्षिगुप्त बालार्जुन के कार्यकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। और स्वर्णकाल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके समय में सभी धर्मों का विकास हुआ, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, स्तूपों का निर्माण हुआ, इसके अलावा सभी क्षेत्रों में क्या हुआ, प्रगति आई। ठीक है, इसी कारण इसके काल को क्या कहा जाता है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 595 से लेकर के 655 तक का इसका कार्यकाल था। ये जो है वर्धन वंश, जो कि हर्षवर्धन जाने जाते हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन के ये समकालीन शासक थे। ये हर्षवर्धन के क्या थे, समकालीन शासक थे। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय, जिनका ऐहोल अभिलेख मिलता है, ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा है कि महर्षिगुप्त बालार्जुन को, हर्षवर्धन को, इन दोनों को संयुक्त रूप से नर्मदा नदी के तट पर इसने क्या किया था, पराजित किया था। मध्य प्रदेश की बात है। ठीक है, उसके बाद है विलासतुंग। जब मैंने नल वंश पढ़ा रहा था पिछले कुछ कक्षाओं से पहले, तो मैंने आपको बताया था कि जो राजीव लोचन का मंदिर बनवाया है वो विलासतुंग क्या है, इसी के समकालीन है। तो ये तीनों शासक जो है इनके समकालीन है। पेपर में कई बार पूछ चुका है कि निम्न में से कौन सा शासक महर्षिगुप्त बालार्जुन के समकालीन नहीं है करके। ठीक है, तो सिरपुर का मंदिर को पूर्ण करवाया, अर्थात ये जो है शैव वंश से संबंधित है। कौन, महर्षिगुप्त बालार्जुन शैव वंश से संबंधित है, लेकिन उसने सभी धर्मों का विकास करवाया था, इसलिए उन्होंने क्या करवाया, लक्ष्मण मंदिर को भी उसी धूमधाम से बनवाया। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसके सिरपुर अभिलेख हैं। ठीक है, इस सिरपुर अभिलेख, चूँकि इसका राजधानी भी कहाँ था, सिरपुर था, इसलिए इन्होंने सिरपुर अभिलेख लिखवाया। और सिरपुर में इसके पिता का उल्लेख है, अर्थात हर्षगुप्त का उल्लेख है, और इसके दादा अर्थात चंद्रगुप्त का उल्लेख है, और स्वयं का उल्लेख तो है ही। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सभी धर्मों का इन्होंने क्या विकास किया, चहुमुखी विकास किया, अर्थात चारों दिशाओं में इन्होंने इन धर्मों का विकास किया। चूँकि ये शैव धर्म से थे, लेकिन इसने कभी भी कट्टरता किसी धर्म के प्रति नहीं दिखाई और सभी मंदिरों का प्रॉपर निर्माण करवाया। इसी वजह से इसके काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। एक दो वीडियो में मैं और इसके बारे में लेकर आऊँगा अगले कुछ वीडियो में, जिससे संबंधित महर्षिगुप्त बालार्जुन से संबंधित बहुत सारे मंदिर व इससे संबंधित पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इन्होंने चीनी यात्री वेनसोंग का अच्छे से स्वागत किया। वेनसोंग जो इन्होंने सीयू की नामक एक पुस्तक रचना किया है, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा भी किया हूँ सीयू के बारे में, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म जब पढ़ रहे थे तो वेनसोंग के बारे में मैंने आपको बताया था। 639 ईस्वी में ये कहाँ आए थे, अपने भारत आए थे, और ये हर्षवर्धन का कार्य चल रहा था। इस समय हर्षवर्धन का काल चल रहा था, उसी समय ये भारत आए थे। और उस समय छत्तीसगढ़ में महर्षिगुप्त बालार्जुन का कार्यकाल था 595 से 655 तक का। देखिए 639 में आया था, 555 तक का इसका कार्यकाल ही चला है, तो बीच में आया था, लगभग 7वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, इसने छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से भी इस पुस्तक में बताया है। ठीक है, और जब ये आया था चीनी यात्री वेनसोंग, तो सिरपुर और मल्हार दोनों का क्या किया था, इसने
भ्रमण किया था और बताया था कि यहाँ के शासक अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु हैं, ठीक है, अर्थात सभी धर्मों को समान नज़र से देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके समय में सिरपुर में गंधेश्वर महादेव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण तो ऑलरेडी हो ही चुका है, ठीक है, इन सभी मंदिरों का निर्माण हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग बाणवंश, ठीक है, बाणवंश के बारे में देखते हैं। बाणवंश से संबंधित ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं, लेकिन जितनी जानकारियाँ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, बाणवंश का संस्थापक महामंडलेश्वर मलदेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो है 900 ईस्वी में इन लोगों ने क्या किया था, शासन प्रारंभ किया था और इसके एक शासक थे जिसका नाम था विक्रमादित्य, जिन्होंने पाली का शिव मंदिर, ये पाली रतनपुर पाली कोरबा, इसी पाली की बात कर रहे हैं, यहाँ इन्होंने क्या करवाया था, प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव फर्स्ट ने क्या करवाया था, कलचुरी वंश का था ये जाजलदेव प्रथम, इन्होंने क्या करवाया था, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार का मतलब होता है उसको पुनः बनवाने का कार्य, ठीक है, जहाँ पर टूट जा रहता है, यहाँ जहाँ पर से क्या हो जा रहता है, वो मंदिर क्षीण होने जैसा होता है, ठीक है, उसको बनवाने का काम जीर्णोद्धार कहलाता है। तो इसने जाजलदेव प्रथम ने करवाया था। इस जाजलदेव प्रथम ने और क्या क्या काम करवाए थे, बहुत सारे इन्होंने भी काम करवाए हैं, उसका वीडियो हम लोग जब कलचुरी वंश में पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तब तक आप इसे याद रखिए, बाण वंश से संबंधित इतनी सारी चीज़ें को कम है, 2-4 लाइन है, और पांडु वंश से संबंधित इसको स्पेशली महाशिवगुप्त बालार्जुन को आपको याद रखना है। इतने सारे फैक्ट को याद रख लीजिए। अगर पांडु वंश से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर से नहीं आएगा, इतना तो आप समझ लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।